यथार्थ के धरातल पर अनवरत कुलाचे मारती कल्पनाएं, यथार्थ के धरातल पर अनवरत कुलाचे मारती कल्पनाएं, रचता हूं स्वयं को वध करके स्वयं का। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने हमारा नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था बजट, जिसमें हमने कुछ बातों के बारे में बात की, जिसमें हमने बजट का शाब्दिक अर्थ, बजट का अर्थ, बजट का इतिहास और बजट का महत्व के बारे में हमने बात की थी। बजट शब्द है जो बोझते शब्द से निकला है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। अगर बात करें बजट के इतिहास की, तो बजट का इतिहास हमने पढ़ा था। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था बजट, और इंग्लैंड में 1733 में सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर बात करें भारत की, तो भारत में लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। तो ये छोटी छोटी सी बातों के बारे में बात की थी, और इसमें हमने इसके बाद हमने पढ़ा था वे बजट का अर्थ क्या होता है। अगर सीधा बजट का अर्थ पूछे तो बजट का अर्थ होता है आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब आपसे सीधा सा पूछे वे क्या बजट शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया है, तो बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब एक वर्ष में सरकार को जितनी भी इनकम होने वाली है और जितना भी खर्च होने वाला है, उन सबका बायोडाटा ही क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं उन सभी को, जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है बजट। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे ही मतलब इसकी कंप्लीट क्लास हो जाएंगी उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे सृष्टि बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको जो महत्व है वो भी समझ में आएंगे। एक बार कंप्लीट होने दीजिए चैप्टर को, ठीक है। बाकी मैं आपको इसी क्लास में या अगली क्लास में कुछ बताता भी रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं बजट को किस प्रकार तैयार और बजट को किस प्रकार पास किया जाता है। इसी क्वेश्चन में आपको बजट का अर्थ भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन है भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और किस प्रकार पास किया जाता है। देखो, यहाँ पर दो बातें सीखेंगे हम। एक तो बजट को तैयार किस प्रकार किया जाता है, मतलब बजट को तैयार करना, और एक बजट को पास करना। दो बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो देखो, भारत में कार्यपालिका प्रणाली के बजट को अपनाया गया है। किस प्रकार के बजट को अपनाया गया है, कार्यपालिका प्रणाली के बजट को। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई भारत में किस प्रकार के बजट प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तो किस प्रकार की बताओगे आप, कार्यपालिका प्रणाली। मतलब कार्यपालिका का काम है बजट को तैयार करना, और कार्यपालिका में किस मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, जो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका की अगर बात करें या पेश कौन करता है तो बात करें वित्त मंत्री की। और वित्त मंत्री का आपको पता है कौन है, निर्मला सीतारमण। उसके बाद अगर बात करें तो वित्त विभाग से प्रशासकीय विभागों के पास छपे हुए कुछ फॉर्म भेजे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, वित्त विभाग। देखो, जो बजट है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय वित्त विभाग के द्वारा। अब इसी वित्त विभाग के द्वारा कुछ फॉर्म भेजे जाते हैं किसके पास, प्रशासकीय विभागों के पास। मतलब जितने भी विभाग हैं, जितने मंत्रालय, उन सब के पास ये फॉर्म भेजे जाते हैं। इन फॉर्म में क्या खास बात है, इन फॉर्म में 3 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 3 खाने होते हैं। ये तीनों खानों में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, इसके सबसे पहले खाने में होती है पिछले वर्ष की अनुमानित आय। पिछले वर्ष मतलब इस वर्ष का अगर बजट तैयार कर रहे हैं तो इससे पिछले वर्ष का अनुमानित, मतलब अनुमान लगाया जाता है आय। वे पिछले वर्ष की अनुमानित आय, इनकम कितनी थी सरकार को। दूसरे खाने में क्या होता है, वर्तमान वर्ष की आय और व्यय। देखो, वर्तमान जिस वर्ष का बजट तैयार कर रहे हैं उसी वर्ष की इनकम और खर्च, उसकी आय कितनी हो सकती है, उसका खर्च कितना है। और आगामी वर्ष की अनुमानित आय, वे अगले वर्ष, ठीक है, अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर को अनुमान लगाया जाता है
कितना किसका आएगा, भाई नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम हो सकती है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो देखो 3 खाने, तीनों में अलग अलग बात है। यहाँ पर पिछले वर्ष की, यहाँ पर वर्तमान की और यहाँ पर आगामी वर्ष की। यहाँ पर पिछले वर्ष की अनुमानित आय, यहाँ पर वर्तमान वर्ष की आय व्यय और यहाँ पर आगामी वर्ष की अनुमानित आय। तो ये 3 खाने होते हैं, तीनों खानों में ये बायोडाटा विभागों को भरना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, अब देखो वित्त विभाग ने फॉर्म भेज दिए, उसके बाद इन फॉर्मों को भरकर मतलब ये जो बायोडाटा है इनके बारे में भरकर प्रत्येक विभाग महालेखा अधिकारी के बारे में हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था ना, कैग महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भेज देता है, जहां पर विभिन्न मुद्दों का क्या होता है, परीक्षण होता है। अब कैग का काम ही क्या है, जांच करना। कैग का काम क्या पढ़ा था हमने, जांच करना। तो ये जो अनुमानित आय और व्यय है पिछले वर्ष की, वर्तमान वर्ष की या आगामी वर्ष की, इन सब की रिपोर्ट तैयार करके ये फॉर्म तैयार करके कहाँ चला गया, कैग के पास। अब कैग का काम क्या है, जांच करना। कैग का काम क्या है, जांच करना, तो वो जांच करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विभागीय जो अध्यक्ष है, जो विभाग है, जो अलग अलग शिक्षा का विभाग है, ठीक है, वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, रेलवे विभाग है, ठीक है, तो ये जितने विभाग, इन विभागों के अध्यक्ष मतलब मंत्री अध्यक्ष होगा ना, तो इनके अध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित व्यय का संगठित अनुमानित बजट तैयार करते हैं। भाई कितना खर्च हो सकता है उनके विभाग में, उनका अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुमान। उसका अनुमानित बजट तैयार करते हैं। करते समय इनमें से कुछ प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कौन, विभागीय अध्यक्ष। अगर व्यय के बारे में कुछ अनुमान लगाया गया है उनके द्वारा, तो उनमें से कुछ पर स्वीकार कर सकते हैं, कुछ पर अस्वीकार। अब आगे क्या होता है, नवंबर में प्रत्येक विभाग अपने आय व्यय का ब्यौरा वित्त विभाग को भेज देता है। ठीक है, जो भी इन्होंने जो ये फॉर्म तैयार किए हैं महालेखा परीक्षक के पास गए, उसके बाद इनका बायोडाटा तैयार हो गया, तो नवंबर तक क्या है, प्रत्येक विभाग की जो इनकम है, आय है, व्यय है, इन सब का ब्यौरा किसके पास चला जाता है, वित्त विभाग को भेजा जाता है। किसको, वित्त विभाग को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों द्वारा सॉरी यहाँ पर विभाग आएगा बेटा, यहाँ पर विभाग आएगा, विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए अनुमान पर विचार करता है तथा विभागों के अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श करके अनुमानों में कटौती कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, नवंबर तक क्या हो गया, जो जितने विभागों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, जो अनुमान तैयार किए थे, जो ई फॉर्म के माध्यम से जितने भी आय और व्यय का इन्होंने अनुमान लगाया था, ठीक है, तो इनका ब्यौरा वित्त विभाग को भेज दिया। अब वित्त विभाग क्या करेगा, वित्त मंत्रालय क्या करेगा, इन अनुमानों पर क्या करेगा, विचार करेगा, वे कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, इन जो विभाग हैं उनके अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श करेगा। अगर उन्हें लगता है विचार विमर्श करने के बाद अगर भाई कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा खर्चा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, वो कटौती कर सकता है, मतलब उनको कम कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, अगर इनके बीच में विवाद हो जाए, मान लो वित्त मंत्रालय और विभागों के अध्यक्ष के बीच में किसी अनुमान को लेकर, विचार विमर्श को लेकर विवाद हो जाए, तो उसका जो समाधान होगा मंत्रिमंडल के द्वारा होगा। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, विभिन्न विभागों के अनुमानों को वित्त मंत्रालय इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा। अब जितने भी विभिन्न विभाग हैं उनके जितने भी अनुमान हैं उनको वित्त मंत्रालय क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। इन एकत्रित अनुमानों को बजट कहा जाता है। ये लो भाई, समझ में आया। इन्हीं जो एकत्रित अनुमान है, जो भी आय व्यय का विभिन्न विभागों के द्वारा कितनी उनकी इनकम होने वाली है, कितना उनका खर्चा होने वाला है, इन्हीं का जो अनुमान है, एक आइडिया सा लगाया गया है, इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इन्हीं सबको बजट कहते हैं। इसमें क्या हो गया, सभी विभागों की, संघ सरकार के जितने भी विभाग हैं उन विभागों के द्वारा जो इनकम होने वाली है, जो खर्चा होने वाला है, जो पिछली खर्च में इनकम हुई थी, जो वर्तमान वर्ष में खर्चा या आय होने वाली है, और आगामी वर्ष में
कितने मतलब आय होगी, इन्हीं सब के इकट्ठा करके इनको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। मतलब हो गया ना वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या हो गया, वार्षिक वित्त, पूरी वर्ष के वित्त का विवरण, उल्लेख, पूरे वर्ष के वित्त का विवरण उल्लेख, ठीक है, आय और व्यय का जो विवरण है उसके बारे में, ठीक है। देखो आगे, बजट पर मंत्रिमंडल विचार करता है। इसके बाद क्या है, मंत्रिमंडल क्या करेगा, इस पर विचार करेगा और क्या करेगा, मंत्रिमंडल का निर्णय होने के पश्चात मंत्रिमंडल निर्णय देगा, उसके पश्चात वित्त मंत्री, कौन, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है बेटा, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है, कि अंतिम रूपरेखा तैयार कर लेता है। अब वित्त मंत्री का काम क्या है, अंतिम रूपरेखा तैयार करना। आपसे पूछ लेगा सीधा सा 1 नंबर का क्वेश्चन, भाई जो बजट है उसकी अंतिम रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं बजट के भागों के बारे में। बजट के भाग, देखो यहाँ से क्या होगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रणाली का बजट है, बजट काम करने तैयार करना किसका काम है, वित्त मंत्रालय का, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वित्त विभाग एक फॉर्म भेजता है किसके पास, सभी विभागों के पास। विभाग क्या करता है, मतलब फॉर्म के बारे में डिटेल हो गई। वित्त विभाग इन फॉर्म को मतलब फुलफिल करता है, भरता है और भेज देता है कहाँ पर, कैग के पास। कैग उनकी जांच करता है। उसके बाद जो विभागीय अध्यक्ष है वो क्या करते हैं, व्यय की अनुमानित बजट को, कुछ प्रस्तावों को मतलब कम ज़्यादा कर सकता है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नवंबर में प्रत्येक विभाग क्या है, आय व्यय का ब्यौरा वित्त विभाग के, मतलब यहाँ पर वापस कहाँ चला गया, मतलब किसके पास गया, वित्त विभाग के पास। अब वित्त विभाग क्या करेगा, अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श करेगा, जितने भी आय व्यय का अनुमान लगाया गया है, विचार विमर्श हो गया। उसके बाद क्या है, विभिन्न विभागों के अनुमानों को वित्त मंत्रालय इकट्ठा करता। अब सबको क्या कर लिया, इकट्ठा। अब इन्हीं इकट्ठे किए गए अनुमानों को बजट कहते हैं। अब क्या करेगा, मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा और अपना निर्णय देगा। निर्णय देने के बाद वित्त मंत्री बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार कर लेता है। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बजट तैयार, ठीक है। ऐसे पॉइंटों के साथ आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से पॉइंट हो गए, ठीक है, ये पॉइंट हो गए, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बजट के भाग। देखो बजट के 2 भाग होते हैं, एक क्या, आय, एक होता है व्यय। कितने भाग होते हैं, 2। एक क्या, आय, सरकार को इनकम कितनी होगी, कितना पैसा उसको आने वाला है, और कितना उनको खर्च करना, 2 भाग हो गए, ठीक है। तो बजट के अंदर कितनी इनकम होगी इसका भी ब्यौरा होगा, डिटेल होगी, और कितना खर्च करना है साल मतलब 1 साल के अंदर, क्योंकि बजट क्या है, हमारे यहाँ पर वार्षिक बजट है ना, वार्षिक बजट है, ठीक है। अगर हमसे पूछे वित्तीय वर्ष, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, वित्तीय वर्ष। अगर पूछे आपसे सामान्य वर्ष, क्या पूछे, सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष का तो आपको पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। सामान्य वर्ष तो जो हम नॉर्मली 1 जनवरी से 31, अगर पूछे वित्तीय वर्ष की तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस 1 वर्ष के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस 1 वर्ष के अंदर कितनी इनकम होगी, कितना व्यय होगा, इन्हीं की डिटेल होती है बजट के अंदर। तो 2 भाग हो गए, आय और व्यय। आय के भाग में क्या होता है, इसमें संघ सरकार की समस्त आय का ब्यौरा होता है, कितनी इनकम होगी उसका बिल्कुल पूरी डिटेल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्यय। व्यय क्या है, इसमें संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले समस्त खर्च होंगे, कितने खर्च करने हैं, ठीक है, जो भी खर्च होंगे वो सब शामिल होंगे। उसके बाद क्या है, व्यय के भी 2 प्रकार होते हैं, इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ बेटा। इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो खर्च का भाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, जो व्यय होता है मतलब खर्च होता है, इसको भी कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा तो होता है भारत की संचित निधि से किया जाने वाला खर्च, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा संचित निधि दोबारा क्या होगी, ठीक है, इसके बाद बताऊंगा। संचित निधि से किया जाने वाला खर्च, ठीक है, और कुछ अन्य खर्च। देखो संचित निधि से क्या खर्च होते हैं, उनको बोलते हैं भारित खर्च। क्या होता है, भारित खर्च बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, अब ये बड़े सिंपल है याद रखने। अभी आप मुझे ये बताओ, अब तक हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, उसके बाद संघ की कार्यपालिका, उसमें क्या क्या आया था। सबसे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इनके बारे में, राज्यपाल, इनके बारे में पढ़ा, और प्रधानमंत्री। उसके बाद हमने पढ़ा क्या,
कैग के बारे में पढ़ा, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक। एक हमने न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन्हीं सब का वेतन क्या है, भारित खर्च है, जो किन से दिया जाता है, संचित निधि से। हम बात कर चुके हैं, देखो पीछे हम मतलब राष्ट्रपति के क्वेश्चन में हमने बात की थी भाई, इसको जो वेतन है कहाँ से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश की, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, या अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो वहाँ भी हमने बात की थी भी, इनका वेतन कहाँ से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो बजट का ये भाग तो कौन सा हो गया, भारित खर्च, ठीक है। और कुछ अन्य खर्च, जो भी सरकार के द्वारा नीतियां हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी अदर मतलब जितने भी खर्च होते हैं वो क्या हो गए, अन्य खर्च, ठीक है। तो ये हो गए अन्य खर्च। तो ये किसके भाग हो गए, बजट के भाग हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, बजट के भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 2, आय और व्यय। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं, देखो यहाँ तक आपका ये तैयार हो गया, बजट को किस प्रकार तैयार किया जाता है। यहाँ तक आपकी ये फुल डिटेल हो गई, बजट को तैयार किस प्रकार किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, पास किस प्रकार किया जाता है, बजट को पास किस प्रकार किया जाता है। देखो बजट पास होने की प्रक्रिया, ठीक है, बजट पास होने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो बजट की जो पास होने की प्रोसेस है वो 6 प्रोसेस है, मतलब 6 स्टेप पहुँच गए। कितने हैं, 6। आपकी किसी बुक में 7 मिलेंगे, किसी की में 5 मिलेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं, 6 हैं। अब देखो सबसे पहले तो इनको याद करना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं भाई ये यहाँ पर कर दिया, ये मतलब पहला दूसरा दूसरा तीसरा कर दिया, ठीक है, इस प्रकार नहीं करना। देखो पहला स्टेप क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब पेश करना, क्या करना, बजट को पेश करना या बजट का प्रस्तुतिकरण। कहाँ पर, बजट कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। कहाँ पर, संसद में। किसके द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। उसके बाद क्या होता है, आम बहस होती है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, विभागीय समितियों द्वारा जांच। विभागीय समितियों के द्वारा जांच। चौथा क्या है, अनुदान की मांग पर मतदान। क्या है, अनुदान की मांग पर मतदान। पांचवा क्या है, विनियोग विधेयक का पारित होना। कौन से विधेयक का, विनियोग विधेयक का। उसके बाद छठा क्या है, वित्त विधेयक का पारित होना। कौन से विधेयक का, वित्त विधेयक का पारित होना। सातवां लिखो तो क्या हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लिख लो या हस्ताक्षर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना चाहो तो रख सको, लेकिन 6 स्टेप पक्का याद करने हैं। सबसे पहले क्या है, साथ में बोलेंगे बजट का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद क्या है, आम बजट। उसके बाद क्या है, विभागीय समितियों, आम बहस। उसके बाद तीसरा क्या है, विभागीय समितियों द्वारा जांच। उसके बाद क्या है, अनुदान की मांग पर मतदान। और फिर 2 विधेयक पारित होते हैं, सबसे पहले विनियोग विधेयक और उसके बाद वित्त विधेयक। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अब आगे क्या है, देखो आगे क्या बात करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया। चलो अभी एक बार रिव्यूज करके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नोट करना, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे हम शुरू करते हैं बजट को पास करने की प्रोसेस, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों। चलो देखो यहाँ पर हमने क्या है, 6 स्टेप पढ़े। क्या, कितने, 6 स्टेप पढ़े। अब देखो इनमें कुछ शब्द यूज हुए हैं। क्या हुए हैं, कुछ शब्द यूज हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे विभागीय समितियाँ। अब हमको यही नहीं पता भाई विभागीय समितियाँ क्या हैं। उसके बाद क्या है, अनुदान। अनुदान क्या होता है। उसके बाद विनियोग विधेयक क्या होता है। उसके बाद वित्त विधेयक क्या होता है। अब देखो इसकी अगर प्रोसेस हमें समझनी है, अगर इसकी प्रोसेस समझनी है, बजट किस प्रकार संसद में पास किया जाता है, ठीक है, पारित किया जाता है, ठीक है, तो इन शब्दों का पता होना जरूरी है। अब देखो मैं इन्हीं शब्दों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले क्या है, अनुदान मांग। उसके बाद क्या है, विभागीय स्थायी समितियों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है विनियोग विधेयक, और उसके बाद लिखा हुआ है वित्त विधेयक, और उसके बाद है संचित निधि। क्या है, संचित निधि। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं संचित निधि के बारे में। तो आप जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, हम पहले भी बात कर चुके हैं संचित निधि के बारे में। किसके बारे में, संचित निधि के बारे में।
निधि मतलब फंड, निधि मतलब फंड। तो आपको पता होगा दो निधि होती हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण होती हैं जो दो निधि होती हैं, एक होती है आकस्मिक और एक होती है संचित। आर्टिकल अगर बात आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल 266 के अंदर संचित निधि और आर्टिकल 267 के अंदर क्या है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। तो ये दो निधि हैं, दो फंड हैं, ठीक है। अब देखो संचित निधि क्या होती है। सबसे पहले तो आप याद रखोगे जो संचित निधि होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा फंड है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी निधि है, ठीक है। अगर आप बात करें तो ये क्या होती है, देखो आपकी जैसे देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ऐसी निधि है जिसमें समस्त 71 कर, मतलब जितने भी इकट्ठे हुए कर हैं, ठीक है, समस्त कर, समस्त 71 इकट्ठे किए हुए जितने भी कर हैं, या अगर बात करें जो भी राजस्व कर हैं, ठीक है, जो भी राजस्व कर हैं, या इसके बाद हम बात करें जितने भी ऋण जमा हुए हैं, ठीक है, जितने भी ऋण जमा हुए हैं, जितने भी ऋण हैं, जितने भी राजस्व एकत्र हुए हैं, मतलब टैक्स वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी जो सरकार की इनकम है इन सब को कहाँ पर रखा जाता है, संचित निधि फंड के अंदर। और यहीं से किस किस का वेतन दिया जाता है, जो भारित खर्च होता है वो इसी पर डिपेंड होता है। हम इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल की को तो मतलब राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, न्यायाधीश के बारे में, कैग के बारे में, इन सभी का वेतन क्या है, संचित निधि से जाता है, मतलब सबसे बड़ी है, ठीक है। इसमें ये सभी टैक्स हैं जो इसको अंदर डाले जाते हैं। देखो आकस्मिक निधि, एक बात और, इस पर कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल की अगर बात करें तो इस पर संसद का कंट्रोल होता है, ठीक है, किसका, संसद का। संसद की अनुमति के बिना इसमें से किसी कोई भी सरकार, मतलब सरकार है, मतलब सरकार क्या है, पैसा नहीं निकलवा सकती, किसकी अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना। तो इस पर कंट्रोल किसका है, संसद के अधीन है, मतलब ये, ठीक है। अब देखो आकस्मिक, आकस्मिक का अगर हिंदी में देखो तो आकस्मिक क्या होता है, अचानक, क्या होगा, मतलब अचानक, आकस्मिक, ठीक है, सडनली, ठीक है, अचानक। देखो अचानक का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर अगर पैसे निकलवाने हैं तो संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, किसकी, संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए भाई संसद से अनुमति लेने का मतलब इतना टाइम ना हो और पैसे की सरकार को बहुत ज़्यादा जरूरत हो और बहुत जल्दी हो, अचानक ही जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति को सोल्यूशन के लिए, हल करने के लिए किस निधि का प्रयोग किया गया है, आकस्मिक निधि का, जो किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है, या बोल सकते हैं कार्यपालिका के अधीन होती है, ठीक है, कार्यपालिका के अधीन हो सकती है। कार्यपालिका मतलब सरकार के अधीन, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है, नाम मात्र का है, नाम मात्र का, वास्तविक तो कौन है, पीएम या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। तो इस पर कंट्रोल किसका होता है, राष्ट्रपति का, इस पर किसका होता है, संसद का, ठीक है। तो ये थी संचित निधि और आकस्मिक निधि। अब उसके बाद हम, आप देख रहे हो जैसे पहले ही क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनुदान मांगे। देखो अनुदान मांगे क्या होती है, देखो बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जिसने ये नहीं समझी ना तो वो कल हम जो पढ़ेंगे ना पास किस प्रकार किया जाता है, प्रोसेस क्या होती है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मुझे मत बोलना। तो अब देखो हम बात करते हैं अनुदान मांगे, अनुदान मांगे, ठीक है, अनुदान मांगे। देखो अनुदान क्या होता है, अगर हम अकेले शब्द को देखें तो अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। गांव में सुना होगा आपने, आसपास सुना होगा, तो क्या होता है भाई, कुछ ग्रांट आते हैं, ठीक है, कुछ काम के लिए ग्रांट आते हैं, मतलब क्या, एक आर्थिक सहायता, शासन मतलब राज्य के शासन के द्वारा आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता। अनुदान का मतलब क्या होता है, ग्रांट, ग्रांट मतलब आर्थिक सहायता, कुछ काम के लिए, कुछ काम करने के लिए, सार्वजनिक काम करने के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो ग्रांट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुदान। तो अनुदान मांगे क्या हो गई, देखो देखो प्रशासकीय मंत्रालय, जैसे कि स्क्रीन पर देखना बच्चों सारे, प्रशासकीय मंत्रालय धन व्यय करने के लिए संचित निधि में से पैसे निकलवाते हैं। क्या करते हैं, संचित निधि से पैसे निकलवाते हैं। अब देखो आपको डाउट तो नहीं होगा संचित निधि क्या है, पढ़ चुके हैं ना हम। देखो संचित निधि से पैसे निकलवाते हैं, इस धन को मांग के रूप में लोकसभा में स्वीकृत करवाना पड़ता है। मतलब अगर इन अनुदान मांगों को, ठीक है, इस ग्रांट को अगर अप्लाई करवाना है, पैसे निकलवाने हैं, ग्रांट में क्या मिलेंगे, पैसे ही तो मिलेंगे, ठीक है। इन पैसों को निकलवाना है तो ये पैसे सबसे पहले तो निकले कहाँ से,
संचित निधि से। किससे? संचित निधि से निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कि ये किसके अंडर में है? संसद के अंडर में। किसके अंडर में? संसद के अंडर में। और संसद के सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का तो यहाँ पर रोल नहीं, किसका रोल है? लोकसभा का रोल है। ठीक है, तो लोकसभा की स्वीकृति क्या है? परमिशन मतलब बोल सकते हैं, इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। अभी लोकसभा स्वीकृति देगी, मतलब संसद स्वीकृति देगी, उसी के बाद क्या है? अनुदान मांगों को, मतलब ग्रांट को संचित निधि से, मतलब इन पैसों को निकाला जा सकता है। तो ये होगी आपकी अनुदान मांगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट है विभागीय स्थायी समितियाँ। देखो विभागीय जो विभागीय समितियां हैं, देखो यहाँ पर 1993 के अंदर और 2004, दो डेट याद रखें। 1993 में क्या हुआ? 17 स्थायी समितियों की, 17 स्थायी समिति या विभागीय स्थायी समिति बोल सकते हैं। ठीक है, 17 विभागीय बोलना, विभागीय स्थायी समितियां। ठीक है, 17 विभागीय स्थायी समितियों का बनाया गया। ठीक है, 1993 के अंदर क्या है? 17 विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई। कितनी? 17 विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ? 2004 के अंदर फिर क्या हुआ? 7 और बना दी। क्या बना दी? 17 यहाँ पर, 7 यहाँ पर बना दी। तो टोटल एट प्रेजेंट कितनी होगी? 24। कितनी होगी विभागीय समितियां? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24। अगर हम बात करें तो इन 24 में से क्या? इन 24 में से 8 समितियां होती हैं जो राज्यसभा के अंडर में होती हैं, और 16, 24 में से 8 और कितने बच गए? 16। तो 8 होती हैं वो राज्यसभा के अधीन होती हैं, राज्यसभा के लिए काम करती हैं, अंडर में होती हैं, और जो 16 होती हैं वो किसके लिए? लोकसभा के लिए काम करती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इस समितियों में 31 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं बच्चों। और 31 में से बात करें तो लोकसभा के, किसके? लोकसभा के कुछ सदस्य होते हैं, और कुछ सदस्य होते हैं राज्यसभा के, कुछ सदस्य होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? टोटल 31 सदस्य होते हैं, कुछ राज्यसभा के, कुछ लोकसभा के। लोकसभा की अगर बात करें तो 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। अगर टोटल करें तो कितने हो गए? 31 सदस्य। तो एक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10। ठीक है, अगर बात करें एम, मतलब इसका उद्देश्य, भाई ये समितियां बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? कार्यपालिका को, क्या? कार्यपालिका को, मतलब सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना। किसके प्रति? संसद, मतलब संसद का कार्यपालिका पर कंट्रोल हो उसके। ठीक है, क्या उसके? कंट्रोल हो उसके। इसके लिए इन समितियों का गठन किया गया था। क्यों? ये समितियों का, इनका काम क्या है? जांच करना। ये क्या करती हैं? विभिन्न विभागों के जो विभाग है उन पर निगरानी रखती है, उनकी जांच करती हैं। ठीक है, जैसे ये बजट में बड़ा अहम रोल अदा करेगी, हम पढ़ेंगे बजट किस प्रकार पास किया जाता है, वहाँ पर अदा करेगी। तो ये थी कुछ 17 विधायी समितियाँ। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो जैसे बता सकता हूँ मैं, लोकसभा के अंडर में अगर बात करें तो जैसे कृषि समिति होती है, रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, रेलवे समिति, श्रम समिति, ठीक है, नगर विकास समिति, बाल समाधान समिति। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं, आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, 2 ही बचे हमारे विधेयक। देखो विनियोग विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। देखो विनियोग विधेयक, विनियोग और वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। देखो आप स्क्रीन पर देखो, पढ़ना एक बारी। देखो विनियोग विधेयक क्या होता है? सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी की, मतलब पैसे निकालने की मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। ठीक है, अगर संसद से क्या निकलवाने हैं? पैसे। ठीक है, अगर संसद से क्या निकलवाने हैं? संसद से पैसे निकलवाने हैं, तो वहाँ पर जो विधेयक पेश किया जाता है, क्या? जो विधेयक पेश किया जाता है पैसे निकलवाने के लिए, उस विधेयक को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वित्त विधेयक की। तो ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध क्या से हो? वित्तीय मामलों से हो। ठीक है, कोई भी मामला, ठीक है, वित्तीय मामलों से।
अगर किसी का संबंध वित्तीय मामले से, देखो नाम से पता चला वित्त, अगर वित्तीय मामलों से अगर उसका संबंध है तो उन विधेयकों को क्या कहते हैं, वित्तीय विधेयक। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 6-7 शब्दावली थी, ठीक है, कुछ 7 महत्वपूर्ण शब्दावली थी, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनको नोट कर लेना और इनको एक बार जरूर पढ़ना है, इनको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये कल की क्लास में जरूर काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, बजट तैयार किस प्रकार किया जाता है और उसकी कितने स्टेप से उसकी पास करने के लिए प्रोसेस होती है, ठीक है। इन प्रोसेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। अगर समझ में अच्छे से मतलब थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप प्यारे बच्चों क्या करना, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या तो आप क्या करें फेसबुक पेज पर पूछ सकते हो, ठीक है, वहाँ पर सीधा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, वहाँ से व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, ठीक है, वो भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसका, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें ऐड हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी क्या आप अपने डाउट पूछ सकते हो। नीचे कमेंट में बताना बेटा इतना पॉसिबल नहीं है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पेज की आप हेल्प लें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा पहुँच सके। और हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।